The truth, it is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with great caution. एल्बस डम्बलडोर ने ये बात हैरी पॉटर से कही थी। वो हैरी को समझा रहे थे कि सच बहुत ताकतवर होता है। वो खूबसूरत भी हो सकता है और ख़तरनाक भी। इसलिए उसका इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। वाकई सच बहुत ताकतवर होता है और उसे हज़म करना उतना ही मुश्किल। अब डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए। ईरान में रिजीम चेंज करवाने आए थे, लेकिन क्या हुआ? रिजीम चेंज नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार दिया, उनकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। अब कह रहे हैं कि यही तो रिजीम चेंज था। जबकि सत्य क्या है? पहले से और ज़्यादा हार्डलाइनर्स ईरान की सत्ता में काबिज हो चुके हैं। सत्य क्या है? ईरान के साथ अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा, जिसे ट्रंप ईजिली वॉन वॉर कह रहे थे। उसका आज 49वां दिन है और 2 हफ्ते का जो सीज फायर हुआ है उसका आज 9वां दिन है। ट्रंप कह रहे हैं कि जंग पूरी तरह बहुत जल्द रुक सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके आर्मी चीफ दुनिया घूम घूम कर नेताओं से मिल रहे हैं ताकि एक परमानेंट सीज फायर करवाया जाए और दोनों देशों के बीच कोई डील साइन हो सके। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में कोई डील साइन हुई तो मैं खुद वहां जा सकता हूं। एक खबर ये भी है कि आसिम मुनीर एक नया प्रस्ताव लेकर तेहरान गए हैं। कल जब हमने ये खबर सुनाई थी, कल के रोज़ वो गए थे, तो वहाँ के नेताओं के सामने उन्होंने एक नया प्रस्ताव पेश किया है और अब वो वॉशिंगटन जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वहाँ जो प्रस्ताव ईरान में पेश किया गया था अब उसे ट्रंप के सामने ब्रीफ कर सकें। अब तो लेबनान में भी जंग रुक गई है। 10 दिन का एक अस्थायी सीज फायर साइन हुआ है वहाँ पे। पर इसराइल की सीज फायर वायलेशन की पुरानी आदत रही है। 2024 में जब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप ख़त्म करने के बाद उसने लेबनान के साथ सीज फायर साइन किया था, तो उस सीज फायर में भी 10,000 से ज़्यादा वायलेशन रिकॉर्ड किए गए थे। पर ऐसा नहीं है कि वायलेशन सिर्फ इसराइल की तरफ से होते हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी वायलेशन की खबर आती रहती है। अब 10 दिन का सीज फायर हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम इसके खिलाफ थे। फ्रेजाइल सीज फायर है, देखते हैं कि कितना चलता है। 21 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर चल रहा है वो भी ख़त्म हो रहा है। मतलब एक तरफ समझौते की बात चल रही है। अमेरिकी कह रहे हैं कि इस वीकेंड तक बातचीत हो सकती है। वहाँ अमेरिका की रक्षा मंत्री जो है पीट हेग्सेट, वो कह रहे हैं कि वापस हमले की हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, इस शब्द का इस्तेमाल किया है, ट्रंप वाली भाषा। और अमेरिका इसराइल की भी ये पुरानी स्ट्रेटजी रही है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के ज़रिए शांति लाने की कोशिश। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ये करता आ रहा है। सभ्यता मिटाने की धमकी दी और सीज फायर फिर ईरान के साथ किया, पर इस बार ईरान के पास भी हुक्म का इक्का है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अभी खबर आई है कुछ देर पहले ही, शो रिकॉर्ड करने के कुछ देर पहले ही, अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जब तक सीज फायर रहेगा तब तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया गया है, लेकिन आगे से इस पर नेगोशिएशन हो सकती है। इसलिए हम इसको हुक्म का इक्का कह रहे हैं ईरान के लिए, जिसे ट्रंप अभी तक नहीं खुलवा पाए थे। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा है। आईएईए की जो चीफ है उन्होंने कहा है कि शायद यूरोप के पास अब 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बचा हो। पिछले हफ्ते ही एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यूरोप यानी एसीआई ने चेतावनी दी थी कि अगर फ्यूल क्रंच हुआ तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। गर्मियाँ आ रही हैं, यूरोप में लोग छुट्टी पर जाएंगे, फ्लाइट का इस्तेमाल होगा। ऐसे ही पीक टाइम में एसीआई ने ये चेतावनी दी है, यानी हॉर्मुज़ नहीं खुला। अभी तो फ़िलहाल खुल गया है, लेकिन अगर कोई समझौता नहीं बन पाया तो हॉर्मुज़ फिर बंद हो सकता है। तो यूरोप में अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में हवाई जहाज़ रुक सकते हैं। पर बात सिर्फ फ़्लाइट्स की नहीं है। यूरोप अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा भी मिडिल ईस्ट से पूरा करता है। रास्ता हॉर्मुज़ का ही है। फिर बड़ी मात्रा में यूरोप गैस के लिए रूस पर निर्भर था। अमेरिका के कहने पर वो रूसी गैस भी नहीं ले पा रहे हैं फ़िलहाल। अब तो रूसी तेल पर जो छूट थी वो भी अमेरिका ख़त्म कर रहा है, यानी ना यहाँ से ऑयल और गैस आएगी और ना मिडिल ईस्ट से। तो यूरोप कहाँ जाएगा? भारत समेत साउथ एशिया के देशों की भी ऐसी ही दिक्कत है और ऐसे नाजुक वक्त में पीट हेग्सेट जंग शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। दुनिया को डर है कि जंग कहीं फिर ना शुरू हो जाए। इसी डर के बीच आईएईए के मुखिया ने एक और चिंतादायक बात बोल दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेज़ी ला रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट की एक नई फैसिलिटी वहां शुरू हो गई है। ईरान का एनरिचमेंट प्रोग्राम रुकवाने के लिए ट्रंप दबाव डाल रहे हैं। उसका जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम भी है वो भी ट्रंप को चाहिए।
आज ही ट्रंप ने कहा है कि ईरान उसे देने के लिए राज़ी हो गया है, पर ईरान ने अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। यानी ईरान पर जो जंग थोपी गई है उसकी वजह से यूरोप के ठप पड़ने की भी आशंका बढ़ गई है और नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें भी तेज़ी आ गई है, जिससे अमेरिका के ही पक्के सहयोगी साउथ कोरिया के लिए नया सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा हो गया है। इसलिए आज के शो में हम इन्हीं दो बिंदुओं पर बात करेंगे और साथ ही ईरान वॉर से जुड़े अपडेट्स भी आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले आपको वही एक बड़ी अपडेट बता देते हैं जो अभी हमने जिसका जिक्र किया, फिर आगे का शो शुरू करेंगे। अपडेट यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो चुका है, खुल चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है, लेकिन ये भी लिखा है कि सीज़ फायर के ख़त्म होने तक हॉर्मुज़ खुला है। सिर्फ हम राजदूत के पिछले 2-3 एपिसोड्स में बता रहे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है दोनों पार्टियों के बीच, ये उसी का नतीजा लगता है। अराक्ची की भाषा लेकिन यहाँ पे साफ कहती है कि सीज़ फायर तक ही ये खुला रहेगा। देखना होगा कि इस वीकेंड में क्या कोई परमानेंट हल निकल पाता है, क्योंकि ईरान ने कुछ देर पहले ही कहा है कि पूरे रीजन में कंप्लीट और परमानेंट सीज़ फायर की वो मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि लेबनान में जो सीज़ फायर हुआ है वो आगे बढ़ता है कि नहीं, ईरान के साथ जो अमेरिका का सीज़ फायर है वो आगे बढ़ता है कि नहीं, इन सब पर डिपेंड करता है कि हॉर्मुज़ खुला रहेगा कि नहीं। मतलब अभी भी आशंका बनी हुई है। अब आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। ओपनहाइमर ने पहला परमाणु बम बनाया। उसका इस्तेमाल जब जापान के खिलाफ हुआ तो दुनिया को दो बातें समझ में आ गई। एक तो ये कि अगर आपको दुनिया में अपनी साख बचानी है तो आपके पास परमाणु बम होना लाजमी है। इसलिए सोवियत यूनियन में भी बम बना लिया फिर, और उसके बाद कई देशों ने और ये शक्ति हासिल की। दूसरी बात ये समझ आई दुनिया को कि अगर साख के लिए नहीं तो सर्वाइवल के लिए बम तो बनाना ही पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अचानक शुरू नहीं हुआ। 1950 के दशक में ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद उसे ये हथियार बनाना पड़ा। जब कोरियन वॉर ख़त्म हुआ और नॉर्थ कोरिया को समझ आ गया कि बिना किसी बड़े हथियार के वो अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं रख सकता है। उस वक्त देश के जो नेता थे वो थे किम इल सुंग, जिन्होंने 1953 में युद्ध खत्म होने के बाद देखा कि अमेरिका साउथ कोरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए हुए है और न्यूक्लियर हथियार भी तैनात कर चुका है। ये अमेरिका ने किया था, अपने जो परमाणु हथियार है वो साउथ कोरिया में तैनात किया था और उसका जो दिशा थी वो नॉर्थ कोरिया की तरफ मुड़े हुए थे। और यहीं से डर पैदा हुआ नॉर्थ कोरिया के अंदर कि अगर फिर से युद्ध हुआ, नॉर्थ कोरिया के पास जवाब देने के लिए कुछ होगा नहीं। इसी सोच के साथ 1950 के दशक के आखिर में सोवियत यूनियन की मदद से नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर रिसर्च शुरू किया और 1965 में यांगबियान में उनका पहला रिसर्च रिएक्टर भी शुरू हो गया था, जो सोवियत यूनियन के सपोर्ट से ही उस वक्त चलता था। 1960 और 70 के दशक में ये प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस समय इसका मकसद हथियार बनाना नहीं था बल्कि टेक्नोलॉजी समझना था। असली बदलाव आया 1980 के दशक में, जब नॉर्थ कोरिया ने प्लूटोनियम प्रोडक्शन की दिशा में काम शुरू किया। इसकी भनक साउथ कोरिया को लग चुकी थी। उसने अमेरिका से दबाव डलवाने की कोशिश की और कहा कि आप नॉर्थ कोरिया से एनपीटी साइन करवाओ, यानी ये वादा लो उससे कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। 1950 में अमेरिका के दबाव में नॉर्थ कोरिया को ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी, लेकिन अंदर खाने परमाणु बम बनाने का काम चलता रहा। पर 1990 के दशक में एक ऐसी घटना हो गई जिसने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। वो घटना थी सोवियत यूनियन का टूटना। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका का दबाव और बढ़ने लगा। अब सिर्फ चीन का साथ बचा था उसके पास, और चीन उस समय इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी जितनी आज है। इसलिए नॉर्थ कोरिया को कई बातें अमेरिका की उस समय माननी पड़ती थी। पर एक वक्त ऐसा आया कि उसने भी एनपीटी से बाहर होने की धमकी दे दी। 1993 में धमकी आई थी। इससे दुनिया को ये संकेत मिल गए कि नॉर्थ कोरिया शायद न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इससे अमेरिका और नाराज़ हो गया जब वो एनपीटी से बाहर हुआ नॉर्थ कोरिया। तो 1994 में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्ध की नौबत आ गई। लेकिन तब बिल क्लिंटन की सरकार और नॉर्थ कोरिया के बीच एक समझौता हुआ जिसे एग्रीड फ्रेमवर्क कहा जाता है। इस डील के तहत नॉर्थ कोरिया ने अपने प्लूटोनियम प्रोग्राम को रोकने पर सहमति दी
और बदले में उसे एनर्जी नीड्स और आर्थिक मदद मिलने लगी। कुछ साल तक तो ये डील चलती रही, लेकिन 2002 में जॉर्ज बुश ने नॉर्थ कोरिया पर यूरेनियम एनरिचमेंट का आरोप लगाया और ये डील टूट गई। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने खुले तौर पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ कर दिया। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। 9 अक्टूबर 2006 को इस टेस्ट ने दुनिया को हिला दिया, क्योंकि अब ये साफ हो गया था कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि उसके पास असली परमाणु क्षमता है। इसके बाद 2009, 2013, 2016 और 2017 में भी उसने कई न्यूक्लियर टेस्ट किए। खासतौर पर 3 सितंबर 2017 का टेस्ट सबसे बड़ा था, जिसे नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम बताया था, उसका विस्फोट बताया था। अब सवाल आता है कि ये सब किया क्यों जा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था रिजीम सर्वाइवल, यानी सत्ता को बचाना। किम इल सुंग के बाद किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन ने ये समझ लिया था कि अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होंगे तो कोई भी देश उन पर सीधा हमले करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने इराक और लीबिया के उदाहरण देखे, जहां सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे और अंत में उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। नॉर्थ कोरिया ने इससे सबक लिया कि न्यूक्लियर हथियार ही सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। किम जोंग उन 2011 में सत्ता में आए, जब उनके पिता किम जोंग इल की मौत हुई। शुरुआत में दुनिया को लगा कि वो अनुभवहीन है और शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके आने से धीमा पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। 2013 से 2017 के बीच उन्होंने सबसे आक्रामक तरीके से टेस्टिंग करवाई। उन्होंने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का भी परीक्षण करवाया, टेस्ट करवाया, जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं ये मिसाइलें। 2017 में हॉसोंग 15 मिसाइल का भी टेस्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। किम जोंग उन ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ जारी नहीं रखा, बल्कि उसे तेज किया और उसे अपनी सत्ता का मुख्य आधार बना दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला परिणाम था कि अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद हुआ। नॉर्थ कोरिया पर भारी प्रतिबंध लगे, सैंक्शंस लगे। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कई रेजोल्यूशन पास किए इसके खिलाफ। इन प्रतिबंधों के तहत नॉर्थ कोरिया के कोयला, लोहा, समुद्री उत्पाद और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। उसके तेल आयात को भी सीमित कर दिया गया। अमेरिका ने भी अलग से कई कड़े प्रतिबंध लगाए। 2016 में बराक ओबामा ने नॉर्थ कोरिया सैंक्शन एंड पॉलिसी इन्हांसमेंट एक्ट पास किया। इसके बाद 2017 में ट्रंप ने और सख्त कदम उठाए। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के तहत टारगेट किया, जिसमें बैंकिंग सिस्टम को काटना, कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना और इंटरनेशनल ट्रेड रोकना शामिल था। यहाँ तक कि चीन और रूस की कई कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई, जो नॉर्थ कोरिया के साथ धंधापानी कर रही थी। 2017 में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि ट्रंप और किम जोंग उन के बीच सीधा टकराव हो गया। ट्रंप ने फायर इन फ्यूरी की धमकी दी और किम जोंग उन ने जवाब में अमेरिका पर हमले करने की बात कही। लेकिन 2018 में अचानक इतना बड़ा बदलाव आया कि जब किम और ट्रंप के बीच सिंगापुर में ऐतिहासिक मुलाकात हुई। ये पहली बार था जब दोनों देशों के नेता आमने सामने मिले थे। प्रतिबंधों की वजह से नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत बढ़ गई है। उसने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को इतना आगे बढ़ा लिया है कि आज वो अमेरिका के लिए भी एक सीधा खतरा बन चुका है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने अपनी जनता पर कंट्रोल और कड़ा कर दिया है और बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर दिया है। ईरान पर भी प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन उसने हमेशा ही कहा है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा है, जबकि नेतन्याहू 90 के दशक से आरोप लगाते आ रहे हैं कि ईरान महज 2 हफ्ते ही तो दूर है परमाणु बम बनाने से। इस बात का खंडन अब अमेरिकी अधिकारी खुद कर रहे हैं। ये तो कई बार इसे झूठ बता ही चुका है। कई ईरान समर्थकों का कहना है कि ईरान ने परमाणु बम ना बनाकर एक गलती की। आज उसके पास परमाणु बम होता तो ये जंग उस पर नहीं थोपी जाती। ये चैप्टर यहीं तक। अब बात यूरोप की। यूरोप की इकॉनमी को अगर एक मशीन मानो तो उसका इंजन इंडस्ट्री है, उसका खून ऑयल और गैस है और उसकी सांसें एविएशन सेक्टर मान सकते हैं। अप्रैल 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने इस पूरी ही मशीन पर दबाव डाल दिया है, क्योंकि लड़ाई ज़मीन पर कम और सप्लाई लाइनों पर ज़्यादा लड़ी जा रही है, ख़ासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के आसपास, जहां दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यानी करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो तेल है वो गुजरता है यहाँ से। यही रास्ता यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यूरोप अपनी कुल ऑयल खपत का लगभग 30% हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही इंपोर्ट करता है।
और उसमें से एक बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज़ रूट से आता है। अब जैसे ही इस रास्ते पर ख़तरा बढ़ा, इंश्योरेंस कॉस्ट, शिपिंग रेट और डिलीवरी टाइम तीनों अचानक बढ़ गए, जिसका सीधा असर यूरोप के रिफाइनरी सेक्टर पर पड़ा, जहाँ पहले से ही मार्जिन एकदम टाइट था। यूरोप की असली कमज़ोरी यहाँ सामने आती है कि वो अपनी ज़रूरत का करीब 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और गैस के मामले में भी हालात अलग नहीं है। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया से आने वाली पाइपलाइन गैस कम हुई, क्योंकि अमेरिका के दबाव में उसे ऐसा करना पड़ा। तो यूरोप ने तेज़ी से एलएनजी की तरफ शिफ्ट किया। खासकर कतर और यूएई जैसे देशों से वो एलएनजी लेने लगा, लेकिन एलएनजी के बड़े टैंकर भी हॉर्मुज़ से ही गुजरते हैं। यानी जो रास्ता ऑयल के लिए अहम है, वही गैस के लिए भी क्रिटिकल है। अब अगर यहाँ लगातार खतरा बना रहता है तो यूरोप की गैस सप्लाई भी अस्थिर हो सकती है, और वहाँ ठंड भी होती है, वहाँ गैस का इस्तेमाल ज़्यादा भी होता है। इसलिए यूरोप में गैस के दाम जंग की शुरुआत से ही 50% के ऊपर चले गए थे। अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की, क्योंकि यही तो वो सेक्टर है जहाँ असर सबसे पहले दिखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप के पास सिर्फ 5 से 6 हफ्ते का जेट फ्यूल का स्टॉक बचा हुआ है। यूरोप अपनी ज़रूरत का 70 से 75% जेट फ्यूल इंपोर्ट करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट रिफाइनरी से आता है। जैसे ही शिपमेंट में देरी हुई, एयरलाइंस ने तुरंत इसका रिएक्शन दिया। कुछ ने फ़्लाइट कम कर दी, और कुछ ने रूट बदल दिया, और कुछ ने तो टिकट का प्राइस तक बढ़ा दिया, क्योंकि फ्यूल जो है वो एविएशन कॉस्ट का 30 से 40% तक का हिस्सा होता है। और जब यही महंगा या कम हो जाएगा तो पूरा मॉडल ही हिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एविएशन ही रुकेगा, या पूरा यूरोप ठप पड़ सकता है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है, क्योंकि यूरोप ने पिछले कुछ सालों में अपनी जो एनर्जी नीड्स है, एनर्जी पॉलिसी है, वो बदली है। उसने स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई है। उसने नॉर्वे, अमेरिका और अफ्रीका से सप्लाई डाइवर्सिफाई की है। लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट की भूमिका एकदम ख़त्म नहीं हो जाती, खासकर ऑयल मार्केट में, जहां ग्लोबल प्राइस सेटिंग का जो बड़ा हिस्सा है इसी क्षेत्र से तय होता है। अगर हॉर्मुज़ में तनाव बना रहता है, जो फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन इसके बंद होने की आशंका तो बनी हुई है, क्योंकि सीज़ फायर परमानेंट अभी साइन नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा होता है, हॉर्मुज़ में फिर तनाव होता है, तो क्रूड ऑयल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। अभी भी $100 प्रति बैरल के पार ही चल रहा है ये तेल, जिसका सीधा असर यूरोप के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि हाई एनर्जी कॉस्ट का मतलब है महंगा प्रोडक्शन, कम आउटपुट और स्लो ग्रोथ। यूरोप की केमिकल इंडस्ट्री, स्टील सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे पहले प्रभावित होते हैं। जर्मनी जैसी इकॉनमी जो पहले से ही स्लो डाउन झेल रही है, वहाँ एक एनर्जी कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि फैक्ट्रियों का आउटपुट कम होगा, और अगर ये स्थिति लंबी चली तो जॉब्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या ईरान युद्ध की वजह से यूरोप पूरी तरह ठप्प पड़ जाएगा? इसका सीधा जवाब है नहीं, लेकिन भारी झटका ज़रूर लगेगा, क्योंकि आज का यूरोप 1970 जैसा नहीं है, जहां ऑयल शॉक ने पूरी इकॉनमी को रोक दिया था। आज उसके पास ज़्यादा स्टोरेज है, ज़्यादा सप्लायर्स हैं, और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उसके पास। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुरक्षित है। अगर हॉर्मुज़ लंबे समय तक बाधित रहता है, बंद रहता है, या पूरी ही तरह ब्लॉक हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ फ्लाइट्स या फ्यूल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये महंगाई, इंडस्ट्रियल स्लोडाउन और आर्थिक दबाव के रूप में भी सामने आएगा। इसी नोट पर आज का राजदूत ख़त्म करते हैं। इसे रिकॉर्ड किया था मेरे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।